तो हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जो क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। आज के जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप इसको मान के चलिए कि ये लगभग प्रतिवर्ष पूछा गया। देखने में जितना आसान लगता है इसका जवाब भी बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसके कंसेप्ट को, इसके जो मेन थीम है उसको समझ नहीं पाते। इसमें आज हम बात करने वाले हैं परिवार नियोजन के साथ साथ जो है जनसंख्या विस्फोट पर। जनसंख्या विस्फोट पर। और आप इस शब्द को पढ़कर ही आप पहचान गए होंगे सॉरी, कि ये शब्द आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है कि ये हर बार बार ये पूछता है, बोर्ड में रिपीट होता है बार बार। और समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम का एक चहेता क्वेश्चन है ये, तो इसलिए इस पर वीडियो लाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। और क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लास के विद्यार्थी इसको देखे बगैर बोर्ड पेपर दे तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हो ना हो किसी ना किसी सेट में जरूर आ जाएगा, और हो सकता है वो सेट आपका ही हो, तो आपके लिए तो फायदा हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो जनन स्वास्थ्य पर करने वाला है, और ये चैप्टर जो होगा वो जनन चैप्टर है। क्लास 10th में भी जनन है और क्लास 12th में भी जनन है, तो दोनों क्लास के विद्यार्थी बड़े शान से इस वीडियो को देखिए और पूरी वीडियो देखकर ही जो है अपनी परीक्षा देने जाएं। ठीक है, परीक्षा का दौर है और किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 7266013373 पर, जो वही मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसके व्हाट्सएप पर आकर के आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लिख सकते हैं, या आप वीडियो के जो है वीडियो के लिंक पर जाकर के उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको मैंने सारे रास्ते खोल दिए हैं आपके लिए, आपकी मदद के लिए, तो आप जहाँ चाहे वहाँ से मदद ले सकते हैं हमसे और हम आपकी मदद बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनन एवं स्वास्थ्य की। जनन एवं स्वास्थ्य में जनन एवं स्वास्थ्य, इसमें आपको जो बात करनी है ना वो मुख्य 3 रोगों के बारे में बात करनी होती है। जब भी जनन एवं स्वास्थ्य किसे कहते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहती है। पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता क्या होती रहती है, बनी रहती है। अब अगर पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनी रहती है लेकिन जनन में की गई जनन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि जो है क्या होता है, जनन संबंधी रोगों को जन्म देती है। जनन संबंधी रोगों को जन्म देती है। एक सुचारू सुनिश्चित और एक सुचारू कह सकते, सुनिश्चित कह सकते हैं, और एक सुरक्षा युक्त जो यौन संबंध है वो आप एक स्वस्थ जनन का जो है परिचय देता है। लेकिन जनन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का या यौन क्रियाओं में किसी प्रकार की यदि त्रुटि होती है तब वो जो है क्या होती है, जनन संबंधी रोग को जन्म देती है। तो यहाँ पर जो है जनन स्वास्थ्य में आपको जो पढ़ना है, पहला रोग है HIV। HIV नहीं बल्कि एड्स लिखिएगा, क्या लिखिएगा, AIDS, एड्स। और दूसरा जो हमें पढ़ना है, हिंदी में इसे हम कहते हैं सुजाक। क्या कहते हैं, सुजाक। और इंग्लिश में कहते हैं गोनोरिया, और इसे कहते हैं हिंदी में उपदंश। क्या कहते हैं, तीसरा जो है उपदंश है तीसरा रोग, और इसे इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफिलिस। ये 3 रोग यदि आपने पढ़ा तो ये जनन एवं स्वास्थ्य का जो रोग है ये आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। ये जो एड्स है इसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और अगली जो बात है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका नाम है, और ये मैं लिख देता हूं, एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये इसका नाम है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का। और ये जिस वायरस के कारण होता है, पहली बात तो विषाणु जनित रोग है, वायरल डिसीज है, तो जिस वायरस का होता है उसका नाम है HIV। जिस वायरस के कारण रोग होता है उसका नाम क्या है? HIV। HIV का पूरा नाम है इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इस वायरस का नाम है जिसके कारण एड्स रोग होता है, ठीक है। एड्स रोग में क्या होता है? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्षीण हो जाता है, शरीर के पास किसी भी रोग से लड़ने की कोई क्षमता नहीं रह जाती है। तो जिस तरह से शरीर का पूरा प्रतिरक्षा तंत्र रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो शरीर एक साथ कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? बड़ी बुरी स्थिति से मौत हो जाती है। तो ये हो गया एड्स। सुजाक भी एक प्रकार का कैसा रोग है? कह सकते हैं कि सुजाक भी एक प्रकार का यौन संबंधी रोग है, जिसमें जहाँ यौन जो जननांग होते हैं, नर मादा जननांग, उसके आसपास फोड़े, फुंसियाँ, खुजली, इस प्रकार से जो है दाने होना, पक जाना, और काफ़ी घातक रोग है जो यौन जो है अंगों के पास जो है इसका असर पड़ता है। और जो उपदंश रोग है, इसमें क्या होता है? इसमें जो कह सकते हैं कि यूरिन होता, मूत्र मार्ग होता है, उसके अंदर जो है क्या होता है? सूजन आ जाना, पक जाना, और इस प्रकार से क्रियाएं, वहाँ पर जो है फोड़े फुंसी अंदर यानी मूत्र नली के अंदर जो है फोड़े फुंसियों का निकल जाना, इस प्रकार से काफ़ी घातक तरीके से जो है क्या होता है कि रोगी पर इसका असर पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों आप समझ गए होंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा फास्ट चलना है, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं जाऊँगा, आप बस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। उसके बाद जो है जनसंख्या विस्फोट, ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो चाइना है। आंकड़ा लगाया गया कि 2050 तक हमारा भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या। लगभग 135 से 140 करोड़ के आसपास की आबादी वाला जो देश है इंडिया, इसमें जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर आपसे फिर पूछा जाएगा जनसंख्या वृद्धि के पहले तो कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण यहाँ लिख देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। विस्फोट का मतलब होता है अचानक में तेजी से जनसंख्या का बढ़ना ही क्या है? जनसंख्या विस्फोट है, और कुछ नहीं है। विस्फोट मतलब फट जाना। फट जाने का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ फटती ना, बहुत सारे परमाणु क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है? जनसंख्याएं यदि जो है बढ़ घट रही हैं, तो जनसंख्या तेजी से फट जाने का मतलब अचानक में क्या होना कि ह्यूमन जो जनसंख्या हो बहुत तेजी से क्या कर जाना? ग्रोथ कर जाना, ठीक है। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला टॉपिक होगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। वृद्धि के कारण तो क्या क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के? पहले है निरक्षरता। निरक्षरता, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब तक आप निरक्षर रहेंगे तब तक आपका शोषण होता रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब तक भी आप जो है कम पढ़े लिखे रहेंगे, निरक्षर रहेंगे, तब तक जो है आप सताए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही होता भी रहा है बहुत वर्षों से। जो निरक्षर वर्ग है उसे कई प्रकार के जो है बेड़ियों में भी जकड़ा गया, और साथ ही साथ जो है कम पढ़ाई लिखाई होने के कारण अज्ञानतावश वो ज़्यादा से ज़्यादा संतानों को उत्पत्ति करता है। उसे लगता है कि ज़्यादा संतानें होंगी तो ज़्यादा पैसा कमा के लाएंगी, ज़्यादा हमारे घर में सुख शांति होगी, मगर वही संतानें जो हैं, एक बड़ा परिवार उसके लिए क्या होता है? एक बड़ा परिवार किसी भी व्यक्ति के लिए घातक जो है रूप में साबित होता है। निम्न सामाजिक स्तर हो जाता है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्याएँ होती हैं, कोई ना उच्च शिक्षा मिल पाती है लोगों को, और ना ही जो है उच्च तरीके का रहन सहन मिल पाता है। इस कारण से सामाजिक स्थिति भी उनकी दिन पर दिन डाउन होती चली जाती है। और अगली जो बात है, कम आयु में विवाह। यदि किसी, पहले इस तरह की प्रैक्टिस होती थी बाल विवाह टाइप की, बेंटिक महोदय और राजा राम मोहन राय,
इन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने उस टाइम में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह तो थे ही, लेकिन कभी कुछ मामलों में उन्होंने हमारे लिए फ़ायदा भी किया था। तो बेंटिक उस समय लॉर्ड जो गवर्नर थे, और राजा राम मोहन राय ने इधर से जो है भारत से जो है इस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो बाल विवाह की प्रथा जो है कहीं कहीं आज भी प्रैक्टिस में है, तो इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। और बाल विवाह, यदि जल्दी विवाह होता है तो जल्दी जो है क्या होता है, बच्चे भी पैदा होने लगते हैं, और जिस कारण से जनसंख्या पर इसका बहुत भारी असर जाता है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती है बहुत तेज़ी से। और साथ ही साथ सामाजिक रीति रिवाज है। रीति रिवाज है कि रीति रिवाज में लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि यदि पुरुष है तो ही वंश को चलाएगा, स्त्री वंश को नहीं चला सकती। मगर आज जो है स्त्रियां भी जो है पुरुषों के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर जगह पर सक्सेस हैं। तो इंसान को इस प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए, मैं भी। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे ढेर सारे अभियान हैं जो लड़कियों को जो है बचाने की तरफ कार्य कर रहे हैं, तो इनमें आप अपना सहयोग दें। आगे जो है मृत्यु दर में निरंतर कमी। जीना तो हर कोई चाहता और मरना कोई नहीं चाहता। पहले जो है तरह तरह की महामारी आती थी, जैसे आज बीच में कोरोना आया था तो उसमें भी काफ़ी लोग मरे थे, लेकिन ऐसी बहुत सारी महामारियाँ पीछे आती थी जिसमें एक पूरा गांव नगर कस्बा ही साफ हो जाता था और इस तरह से। लेकिन आज हम उस बीमारियों पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते और विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से जनसंख्या जो है धीरे धीरे क्या होती गई है, मर लोग कम रहे हैं। काफ़ी लोगों को जो है इस तरह की चीज़ें आ गई हैं कि काफ़ी समय तक जिंदा रखा जा रहा है, तो मर कम रहे हैं और प्रति सेकंड कई 100 बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। तो इस कारण से जो है जनसंख्या तेजी से क्या हो रही है, वृद्धि कर रही है। जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ क्या होंगी ये भी आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। बहुत नहीं है, बस आपको जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ, ये आपको वहाँ पे दिखाना है। जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ क्या होंगी, तो जानते हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या हानियाँ हैं जनसंख्या वृद्धि से। तो सबसे पहली हानि जो होगी, खाद्य समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये हेडिंग जो मैं पहले बोल रहा हूँ ये सब हेडिंग है। खाद्य समस्या, देखिए ना लैंड मतलब ना ज़मीन बढ़ने वाली है और ना ही किसी के खेत। जैसे क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं ज़मीन का, उसी में सबको उगाना है। जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने जो है खाद्य समस्याएं क्या होंगी, जितना प्रति व्यक्ति को कैलोरी भोजन या प्रति व्यक्ति को चीज़ें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाएंगी। उसकी दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी, कमी आती चली जाएगी। और जनसंख्याएं जो होंगी, जहाँ जनसंख्याएं ज़्यादा होती हैं वहाँ प्रति व्यक्ति को उचित पोषण आहार या भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे कुपोषण से ग्रसित भी हो जाते हैं। उसके बाद जो है रोजगार की समस्या हो जाएगी, जो कि आज की सबसे बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक पोस्ट पर जो है आप समझिए कहीं एक जगह खाली है तो वहाँ 1000 फॉर्म पड़ रहे हैं, कहीं पर अगर 100 जगह खाली है तो कई लाख फॉर्म पड़ जा रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो है बेरोजगारी कहीं अपनी चरम सीमा पे है, और जिसके कारण जो है आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का है। इसमें आपको भी कभी ना कभी फाइट करना पड़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि का एक और भी ये नुकसान है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है तो बच्चों को कुर्सी मेज प्रयोगशाला खेल कूद आदि मैदानों में भी समस्या होने लगती है। ज़्यादा चीज़ें, जब बच्चे खेल के मैदान भी कम पड़ जाते हैं और बच्चे जब खेल कूद नहीं पाते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिदिन क्या हो जाते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं। और जो है रहन सहन का निम्न स्तर हो जाता है। ज़्यादा जनसंख्याएँ होने से व्यक्ति का सामाजिक जो क्राइटेरिया वो घटने लगता है, रहन सहन भी उसका क्या हो जाता है, निम्न स्तर का हो जाता है। कई तरह की जो समस्याएं होती हैं। और यातायात परिवहन की समस्या, अगर ट्रेन में 400 लोगों की जगह है, जैसा कि आपने देखा होगा, तो 4000 लोग बैठकर जाते, उसमें किसी प्रकार से लटक कर परिवहन की भी व्यवस्था लोगों को सुचारू रूप से नहीं मिल पाती है। स्वास्थ्य चिकित्सा समस्या, और अस्पतालों में भी जो है अभी जिस टाइम कोरोना आया था तो उस टाइम आपने देखा कि बेड नहीं मिल रहे थे, काफ़ी तरह की समस्याएं हो चुकी थी। इस तरह से ढेर सारी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और लोगों का सामाजिक स्तर दिन प्रतिदिन जो है दयनीय होता जा रहा है। और ये जनसंख्या वृद्धि के बहुत बड़े जो है नुकसान हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय, अब यहाँ पर आपको ये सारे हेडिंग हैं जो आपको लिखने हैं। जनसंख्या वृद्धि को
रोकने के उपाय, रोकने के उपाय। ध्यान दीजिए, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय को ही परिवार नियोजन कहते हैं। इस तरह से आपसे पूछ सकता है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं? नियोजन। परिवार को समुचित या बनाए रखना ही क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। यानी जनसंख्या को नियंत्रित करके परिवार को एक नियोजित रखना, कम संख्या में रखना ही क्या कहलाता है? इसे ही हम परिवार नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार नियोजन। तो इसमें आपको क्या करना है? परिवार नियोजन में विवाह की आयु में वृद्धि कर देना। जैसे कि पहले होता था कम आयु में विवाह हो गया, लेकिन आज एक क्राइटेरिया रख दिया गया है कि लड़का है तो 21 साल, लड़की है तो 18 साल। ये कानूनी मंजूरी है, इतनी कम से कम होनी चाहिए। अब इसको भी बढ़ाने के जो है कुछ बिल पास किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस की जा रही है कि लड़कियों की उम्र कम से कम बढ़ा के 21 की जाए और लड़कों की बढ़ा के 26 की जाए। इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं कि ये भी बढ़ाने का जो है क्या हो रहा है, सिस्टम चल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा सा ज़्यादा उम्र में विवाह होगा, तो ज़्यादा उम्र में विवाह होने के कारण जो है क्या होता है कि उस समय जो है संतानोत्पत्ति की जो क्षमता होती है वो कम संतानोत्पत्ति होंगी। ठीक है, पहले से ही अगर हो जाता है तो पहले से ही संतान उत्पन्न करते करते ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और उसके बाद जो है बच्चों के जन्म के बीच का अंतर, कहते हैं कि दूसरा बच्चा तब पहला पढ़ने जाए, नहीं, दूसरा बच्चा तब जब पहला पढ़ने जाए तब, है ना? दूसरा बच्चा कब? जब पहला पढ़ने जाए तब। यानी कहने का तात्पर्य इसका ये, मैंने स्लोगन पढ़ा था कि दूसरा बच्चा कब? जब पहला पढ़ने जाए तब। तो जब पहला पढ़ने का मतलब 5 से 6 साल बाद जब वो पढ़ने जाता है तभी जो है दूसरा बच्चा होना चाहिए। ये एक लंबा टाइम ड्यूरेशन देना चाहिए कि एक संतान के बीच दूसरे संतान के बीच कम से कम 4-5 साल का अंतर रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। और जो है छोटा परिवार सुखी परिवार, ये आप सुनते होंगे। छोटा परिवार होगा तो हर चीज़ जो है, सभी को चीज़ें जो है सुचारू रूप से मिलेंगी। हर व्यवस्थाएं, चाहे वो भोजन हो या फिर वो शिक्षा हो, किसी चीज़ की कमी जो है घर में कमी महसूस होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा परिवार हो जाता है तो हर चीज़ की कमी होने शुरू हो जाती है और घर में हमेशा जो है क्लेश मचा रहता है। उसके बाद है प्रजनन निरोध। सभी विवाहित व्यक्तियों को गर्भ निरोधन से संबंधित जानकारी लेनी चाहिए और साथ ही साथ जो है प्रजनन जो निरोधन जितने भी चीज़ें हैं उनको जो है क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। मतलब अभी मैं समझाता हूँ क्या है ये कानूनी व्यवस्था। चीन, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड जनसंख्या वृद्धि को रोकने के संविधान में कानून इस प्रकार से है कि नियमों की कठोरता है। चीन में तो पहले कठोरता थी कि अगर 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा हो तो पिता की गोली मार दी जाए, तो इस तरह से कानून चीन में बनाए गए थे, मगर हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में एक चीज़ आपने सुना होगा कि जिनके 2 बच्चे होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, तो ये भी चीज़ें अभी नहीं है प्रैक्टिस में, हालांकि कहीं कहीं ये कर दिया गया है। बहुत कड़े कानून बनाए गए वहाँ की जनसंख्या को रोकने के लिए कि अगर 2 से ज़्यादा तीसरा बच्चा हुआ तो फिर पिता को जुर्माना देना पड़ता है, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जो है भारत में तो अभी तक नहीं है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए कुछ ऐसे कानून लाने पड़ेंगे तो तभी जो है जनसंख्या में सुधार हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं परिवार नियोजन की विधियाँ, यानी जनसंख्या को रोकने के उपाय देखते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। परिवार नियोजन मतलब होता है जनसंख्या को कंट्रोल करना ही, परिवार की जनसंख्या का हो चाहे समाज की जनसंख्या का हो, इनको कंट्रोल करना ही परिवार नियोजन है। अब परिवार नियोजन की विधियाँ, यानी परिवार नियोजन रोकने की क्या होती विधियाँ। सबसे पहले कौन सी है? अस्थायी विधि। परिवार नियोजन की विधियाँ यानी परिवार की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने की विधियाँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। परिवार नियोजन की विधियाँ, ध्यान दीजिएगा, परिवार नियोजन की विधियाँ। पहला है परिवार नियोजन की विधियाँ। जो सबसे पहला है उसमें पहले में अस्थायी विधियाँ। ये अस्थायी विधियों में क्या है? देखिए, अस्थायी मतलब कुछ क्षण के लिए, जब तक आप चाहो, जब आप चाहो तभी जो है संतान उत्पत्ति हो, तभी जो है बच्चा हो, जब चाहो तो ना हो। ठीक है, ये अस्थायी है। इसके अंतर्गत सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं।
मार्केट में गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो मेडिकल हॉल से मिल जाती हैं। इसमें कुछ गोलियों के नाम जैसे माला डी है, माला एन, पल्स, सहेली, ये कुछ ऐसी गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को निश्चित मात्रा में घटा देती हैं, जिससे स्त्रियों के अंदर गर्भधारण की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कुछ औषधियों का प्रयोग करने के बाद जो है संभोग करने से जो है क्या होता है कि गर्भ नहीं ठहरता है। इस कारण से जो है ये गर्भ निरोधक गोलियां यहाँ पे कुछ उसके ड्यूरेशन में काम करती हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और विधि है पुरुषों के लिए निरोध या कॉन्डोम। एक रबर की जो है थैली होती है जिसे निरोध कहा जाता है, और इसे जो है इसे प्रयोग करने से जो है गर्भ नहीं ठहरता है। लूप अथवा कॉपर टी, ये स्त्रियों के लिए है कॉपर टी, जो कि स्त्रियों के लिए कॉपर टी है। इसको महिलाओं के परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर इसकी जानकारी ली जाती है, और जो है इसे इस्तेमाल करने से गर्भ नहीं ठहरता है। अब कुछ ये तो हो गया बाहर चीज़ें, जो गोलियां हो गई, या फिर जो है कॉन्डोम्स हो गए, या फिर जो है लूप अथवा कॉपर टी हो गया, ये बाहर की चीज़ें हैं। अब जो है अस्थायी विधियों में क्या है, ये तो अस्थायी, जब चाहो तब संतान उत्पत्ति कर सकते हो, जब चाहो तो कुछ क्षण के लिए क्या कर सकते हो, डिले कर सकते हो, ये अस्थायी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल करने पे गर्भ नहीं ठहरेगा। हाँ, 100% गारंटी नहीं है, मगर कह सकते हैं 80% के आसपास गारंटी है, गर्भ नहीं ठहरेगा, ठीक है। उसके बाद अस्थायी विधियाँ क्या है, नंबर 2 है अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ जनसंख्या नियंत्रण में इन सभी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, जनसंख्या को घटाने में। सबसे पहले है 2 ही चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, एक है नसबंदी वैसेक्टोमी, और दूसरा है नलबंदी ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी वैसेक्टोमी, और दूसरा है नंबर 1 है नसबंदी, नंबर 2 है नलबंदी। ये 2 चीज़ें, यही 2 चीज़ें महत्वपूर्ण। नसबंदी में क्या होता है भाई, नसबंदी में क्या होता है कि इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। जैसे पुरुष की शुक्रवाहिनी ये है, इसको ऐसे कट कर दिया, कट करके जो है यहाँ से मोड़ कर ऐसे बांध दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से शुक्राणु यहीं पे रह जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पुरुष में जो है क्या, शुक्राणु वाहिनी को जो है काट कर बांध दिया जाए, जैसे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाता है, और जब शुक्राणु बाहर आएगा ही नहीं तो किसी प्रकार का निषेचन होगा नहीं। दूसरी जो है नलबंदी में, ये महिलाओं के लिए है, इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें अंडवाहिनी की जो दीवारें हैं, अंडवाहिनी की जो नलियां हैं, उसको काट कर उसको भी ऐसे क्या कर मोड़ कर बांध दिया जाता है। अंडवाहिनी की जो काट कर बांध देते, जिससे अंडाणु गर्भाशय में तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो है गर्भ ठहरने का जो है खतरा समाप्त हो जाता है। तो ये इसको पुरुष नसबंदी कहते हैं और इसको महिला नसबंदी कहते हैं, और ये दोनों अस्थायी विधियों में आते हैं। बहुत कम ये फेल हैं, ये 100% में से 99% जो है माने गए जो है, और ये अस्थायी विधियां हैं गर्भ को समाप्त करने की। तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही वो आपको समझ में आई होगी। आज हमने परिवार नियोजन के बारे में बात किया, जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात किया, जन एवं स्वास्थ्य के बारे में बात किया है, और जो है जिन टॉपिकों के बारे में हमने बात किया है वो है जनसंख्या वृद्धि से हानियाँ, और जनसंख्या वृद्धि के कारण, और जनसंख्या पे पूरा का पूरा वीडियो रहा है, और क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है अपनी पढ़ाई में जो है जी जान से लगे रहें, और स्टडी CBL क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों तक से ज़रूर शेयर करें। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे ये परीक्षाएँ बोर्ड की हो या किसी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम की हो। आप जो है हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे तो हम आपको नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ जो है आपको नॉलेज देते रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश किया था, और अगर किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं इसे हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर नॉलेज दिया जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आज की वीडियो में कोई टॉपिक कन्फ्यूजन में रह गया हो, ना समझ में आया हो, कम समझ में आया हो, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप सभी की परीक्षाओं के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को परीक्षाओं से पहले आपकी परीक्षा अच्छी हो, यही जो है
प्रे करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।